अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज DG ISPR ने मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिए जो कि अभी तक शायद मुबहम थे या उनमें इबहम था, लेकिन बहुत सी चीज़ों पर क्लैरिटी आज हो गई है। लेकिन इसके बावजूद ख़ास तौर पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और वो जो मरासला था, जो उस हवाले से जो बात हुई, उस पर आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने फिर कहा कि वो जल्द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या पार्लिमानी जो कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी की, उसका इजलास बुलाएंगे। और उन्होंने आज ये भी कहा कि जो उस वक्त एम्बेसडर थे वो आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं अमेरिका में, उनको भी हम बुलाएंगे और सुनेंगे। इन कैमरा सेशन रखा जाएगा, तमाम अस्करी क़यादत को भी मदऊ करेंगे वो। और ताकि उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें तो आज उन्होंने कहा कि उन्होंने सुनी है कि DG ISPR साहब की तरफ से क्लैरिफाई हो गई हैं, लेकिन इसको दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए हम वो इजलास भी बुलाएंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बहुत सारी बातें की, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो यही थी कि अस्करी क़यादत जो उन्होंने कहा कि जो उस दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, इमरान खान साहब ने जो चेयर की थी, 37वीं 37th मीटिंग थी, उसका जो अलामिया जारी हुआ था वही उनका आज भी मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा कि उस अलामिये में कहीं पे साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। और लेकिन PTI की तरफ से हम देख रहे हैं कि अब जो ट्वीट्स आई हैं चौधरी फवाद हुसैन साहब की, उन्होंने कहा है कि मेरी नज़र में ऑफिशियल DG ISPR का बयान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेस रिलीज़ की ही तौसीक है। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में बैरूनी मुदाखलत की मज़म्मत करते हैं, लफ्ज़ साजिश इस्तेमाल नहीं हुआ। अब अहम है कि जुडिशल कमीशन बने जो इस मुदाखलत की तहकीकात करे, ये मुदाखलत कहाँ से हुई, इस मुदाखलत के किरदार कौन थे। और उन्होंने मतलब इसके बावजूद उन्होंने कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने DG जो ISPR की प्रेस ब्रीफिंग को उन्होंने ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर डिक्लेयर किया और फॉर डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए ये एक खुशगवार breath of fresh air है। और it is responsibility not only of every institution but every Pakistani to support democracy, constitution and rule of law। फिर कहते हैं parliament, judiciary, establishment, transition from controversial to constitutional roles will not be easy। The answer to all of Pakistani's problem is democracy, democracy and more democracy। If we continue on this path, no power on earth can stop Pakistan's progress। नाज़रीन, ये इस पर भी बात करेंगे। फिर दूसरा जो उनसे पूछा गया जनरल आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से, उस पर भी उन्होंने वाज़े तौर पर जवाब दे दिया, वो भी आपको सुनाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में इफ्तार डिनर रखा हुआ था कुछ जर्नलिस्ट के साथ, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें की। सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग बात उन्होंने की वो ये थी कि इस वक्त मईशत की हालत, वो कह रहे थे कि जो हम समझ रहे थे वो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जो सब्सिडीज़ अनाउंस की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, जिसमें पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा ना करना बल्कि शायद कमी भी की थी, और बिजली और गैस की कीमतों में जो कमी की थी, उन्होंने कहा वो सब्सिडी को उस वक़्त के ब्यूरोक्रेट्स ने कहा था कि ये आप ना करें। उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन में जो ब्रीफिंग्स मिली हैं उसमें हमारे सामने जो चीज़ें आई हैं, हालात काफ़ी ख़राब हैं। IMF के साथ भी बात करने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारे मसाइल हैं, उन्होंने इसका भी इशारा किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मज़ीद बेहतर ताल्लुकात कराने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब इसका बड़ी दिलचस्प सी बात है कि सब कुछ हो गया, तमाम मिल गए, और उसके बाद आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो कल कराची गए थे, और उसके बाद वो अगर आज ही हमें बता रहे थे कि मज़ीद उसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और MQM के ताल्लुकात में। तो मामला कहाँ है? उन्होंने कहा कि कैबिनेट के मामला अगले 1-2 रोज़ में तय कर दिए जाएंगे। फर्स्ट फेज़ ऑफ कैबिनेट जो है वो तवक्को है कि कल नहीं तो परसों लाजमी अनाउंस हो जाएगा। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में राना मुबशिर साहब, सीनियर एंकर, जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया राना मुबशिर साहब आपके वक्त का।
इनके साथ मौजूद हैं फ़खरुर रहमान साहब, सीनियर एनालिस्ट, तज्ज़ियाकार, जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर बहुत अरसा रहे हैं और तमाम मामलात को डिफेंस रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। और अमीर अब्बास साहब, सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास, आपके वक्त का भी। ताहिर मलिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे राना मुबशिर साहब, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने आज जो बातें की वो तो काफ़ी कुछ परेशान कुन सूरत हाल नज़र आती है। लेकिन उन्होंने कहा कि इनसे निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, तमाम मामलात को देखा जा रहा है, और मईशत के हवाले से तो उन्होंने कहा कि शायद ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। देखिए, आई पर्सनली थिंक कि शहबाज शरीफ साहब ने आज एक रियलिटी चेक दी है। रियलिटी चेक इसलिए मैं कहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि इस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन क्या है मुल्क की, और सब्सिडी का भी आपने भी सुना, आप भी मौजूद थे वहाँ पे। तो सब्सिडी के बारे में भी उन्होंने कह दिया जनाब कि सब्सिडी जो दी गई थी, इमरान खान साहब ने जो दी थी, वो एज सच उसको कैटर नहीं कर सकती हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं। सो आई एम नॉट अ इकोनॉमिक एक्सपर्ट, लेकिन जो मुझे बातों से समझ आई कि आइंदा आने वाला जो बजट होगा, अगर उसको प्रॉपर तरीके से बना लिया जाए, जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, मैं आई वुड से कि इतना मुश्किल टास्क होगा ये कि पूरी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना डिफ़िकल्ट टास्क मेरे ख्याल में कभी नहीं हुआ किसी को हुकूमत के लिए। सो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है, या उनके साथ जो अलाइज हैं, अगर वो एक बजट बना के उसको पास करवा लें तो एक बहुत बड़ा कारनामा होगा उसका, इस हुकूमत का। सब्सिडीज विड्रॉ होती नजर आ रही हैं। विड्रॉ होते हुए तो देखें ना, अब वो क्लियरली कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि जनाब सब्सिडीज जो दी गई हैं वो उसके जो बजट है, किटी में पड़ी हुई जो पैसा है या जो हमारे पे बर्डन है, वो उन्होंने कहा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बहुत कम हो रहे हैं, डिप्लीट कर चुके। सो वो सारी चीज़ें जो हैं उनको कैटर नहीं कर सकती सब्सिडीज जो है। सो बेसिकली अगर ये कहा जाए कि आइंदा आने वाले दिनों में प्राइस हाइक एक होगी, एक और जंप आएगा, तो मेरे ख्याल में मैं गलत नहीं हूँगा। बट द पॉइंट इज़ कि उसको देखें पॉलिटिकली भी मैनेज करने की ज़रूरत है, जहाँ पे एक तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी हों और एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं बाहर बैठ के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, जल से जुलूस कर रहे हैं, और सिटिंग गवर्नमेंट और उसके अंदर सारे अलाइज अगर प्राइस हाइक की तरफ चले जाते हैं या प्राइस हाइक हो जाती है मज़ीद, तो उसमें एक बड़ी एक सिचुएशन बन सकती है हुकूमत के लिए। पॉलिटिकली उसको कैसे मैनेज करेगी एक हुकूमत, दैट्स गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। वो इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या वो कहते हैं ना पंजाबी के लोगों को सिर देना, मुंह देना मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल एक अपहिल टास्क होगा, और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी हुकूमत साथ बैठी हो और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ना लें और वो चाहें कि आवाम को रिलीफ मिले और ये दे ना सकें, तो मुश्किल हो जाएगा। फ़खरुर रहमान साहब, ये अब अलाइड पार्टीज़ की हुकूमत तो बन चुकी हुई है। इशारतन जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी और MQM के अंदर मज़ीद बेहतर ताल्लुकात करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब अब मुझे नहीं मालूम कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका फोरग्राउंड क्या है, डिवीजन्स ऑन दी इस पे कैबिनेट के मसले पर कोई डिवाइडेड ओपिनियंस हैं, तो आपको क्या लगता है, और ख़ास तौर पर ये इकनॉमिक चैलेंजेस को सामने रखते हुए? थैंक यू ज़मीर साहब। पहली बात तो ये कि आप देखें कि जो MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान कराची के अंदर गुज़श्ता दिनों जो थी ना, वो कुछ क्या सूरत हाल थी। रेड जोन में उनके साथ लाठी चार्ज किया गया, एक उनका सपोर्टर जो था उसकी डेथ भी हो गई थी, और क्या कुछ नहीं MQM ने बातें की थी। तो इस वक्त तमाम जो ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN का जो टारगेट था वो ये था कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान की हुकूमत से जो है ना छुटकारा हासिल किया जाए। तो इसलिए उन्होंने हर शर्त जो थी ना वो एक्सेप्ट कर ली थी। अब क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव हासिल हो गया है, तो अब ये जो है ना नाराज़गियाँ जो हैं और ये इसी तरह से सामने आएंगी, और फिर ये क्योंकि आगे इलेक्शन आना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर MQM को पीपल्स पार्टी ने कराची में कुशन देना था तो वो पहले दे देते। वो जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे मुकर्रर किया था, अगर वो MQM से ही मुकर्रर कर देते तो मुर्तज़ा वहाब जब लगाया, जी मुर्तज़ा वहाब को जब लगाया था, तो ये जो है ना कराची की जो पॉलिटिक्स हैं या सिंध की जो पॉलिटिक्स हैं, वो सुबह कुछ होती हैं, शाम को कुछ होती हैं, फिर नेशनल लेवल के ऊपर आप देखें तो ये 11 पार्टियों की एक टीम है।
ठीक है, और हर एक के अपने अपने जो थे ना, जो फ़ायदे और वो थे, बारगेनिंग जो थी वो सब की हुई थी। तो ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, ये भी आप जाके देखेंगे कि ये जो एक गुलदस्ता जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता बिखरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबसे जो डैमेजिंग काम वो किया है इस पीडीएम ने, वो ये है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने अपनी जो फ्यूचर पॉलिटिक्स थी इलेक्शन की, उसको वहीं असेंबली में दफन कर दिया। बिल्कुल। ताहिर मलिक साहब, सूरत हाल आपके सामने है। पिछले गुज़िश्ता साल नवंबर दिसंबर से कहा जा रहा था कि जी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा और इन गर्मियों में ना सिर्फ बिजली बल्कि गैस की भी लोड शेडिंग होगी और ये पूरे इकोनॉमिक जो सर्कल है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को हैंडल करने की, तो अगर ये नहीं डिलीवर कर सकेंगे तो इनका सबसे बड़ा टॉल तो आने वाले इलेक्शन पे इन पे भी तो हो सकता है। चलें, वो तो पीटीआई तो बाहर चली गई, वो तो एक नैरेटिव डिफरेंट लेके चल रहे हैं, वो तो महंगाई की तरफ आ ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं कि जी दुनिया भर में जितनी महंगाई थी उससे बहुत कम थी। और सब्सिडीज़ पे भी आपने सुन लिया जो आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बेसिकली उनको उस वक्त भी मना किया गया था कि सब्सिडीज़ नहीं देनी चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने दी। वो एक पॉलिटिकल मूव थी, यकीनन वो अवाम में अपनी मकबूलियत चाहते थे, देख रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, और जो इस वक्त सियासी जो खिचड़ी काबीना के हवाले से, सिंध गवर्नमेंट के हवाले से और दीगर जो चीज़ें हैं, तो ये कुछ डिलीवर कर पाएंगे या इन्हीं मसाइल में उलझे रहेंगे? शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में जितना हमारे यहाँ शोर है, कन्फ्रंटेशन है, सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ है, मुझे तो बिल्कुल ये झूठ लगना शुरू हो गया है। मुझे लगा है कि जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की बहन भाई हैं या भाई भाई हैं, इससे ज़्यादा तो इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। आज पहले मैं पीटीआई से शुरू करता हूँ। पीटीआई का क्लेम ये था कि हमने 22 साल होमवर्क किया है। अब मियां आतिफ को मैं कोट करूंगा, अमेरिकन है, पाकिस्तानी है, जिसको खान साहब ने अपना एडवाइजर भी लगाया था। उसकी कोटेड स्टेटमेंट है कि ये क्राइसिस जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो पीटीआई का हिस्टोरिक है, वो कह रहे हैं। वजीर जो आपके फिनेंस थे वो खुद मान रहे हैं, शौकत अजीज साहब की, इस हुकूमत के पास प्लान ही कोई नहीं था। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे ये समझ आई है कि किसी के पास कैपेसिटी है नहीं, ना इकोनॉमिक इश्यूज समझने की, ना उसको सॉल्व करने की, ना एक्सपर्टी है, ना लीडरशिप है, ना होमवर्क है। तो ये सारे जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसका फायदा ये होता है कि खान साहब ने आके जो उनका इकोनॉमिक फेलियर हुआ, उसका नुकसान ये हुआ कि जो उनका नैरेटिव था ना करप्शन का और बाकी जो चोर चोर का, वो भी जाया हो गया। अब मुझे लगा कि इन्होंने परफॉर्मेंस का शो डाला था कि जी इमरान खान की अहलियत नहीं, अहलियत नहीं। तो मतलब मजाक के अंदाज में मैं बात ये कह रहा हूँ कि साबित ये हो रहा है पाकिस्तान के हालात में कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इशू है वो डीपर है और गहरा है। आप 40 बिलियन डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट है। आपका तकरीबन 500 550 अरब रुपए आप टैक्स इकट्ठा करते हैं, जिसमें 18वीं तरमीम के बाद 60% आपने सूबों को देना है। आपका जो बजट का डेफिसिट है वो तकरीबन 5500 रुपीज में वो ही चला जाता है। मतलब कोई ऐसा एक फिगर नहीं है। ये मतलब मैं कोई माशी एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप जैसे जर्नलिस्ट हूँ। मुझे ये बात समझ आ गई है कि इस सूद के साथ, इस शरह सूद के साथ, इन कर्जों के साथ इस रियासती स्ट्रक्चर चलाने के लिए आपको 700 अरब रुपए, 7000 अरब रुपए की जरूरत है। अगर आपने ये मिलिट्री रखनी है, अगर आपने इस तरह की वजारतें रखनी है, अगर आपने पीआईए को हसारे से चलाना है, और इसके साथ जो नई एडिशन आपने कर ली है 2300 से 2500 अरब रुपए आपने आईपीपी का हसारा है, तो इनके पास ना कैपेसिटी है, ना टाइम है, ना लीडरशिप है। एक आता है, अवाम समझता है इसको रिलीफ देगा, वो रिलीफ देता नहीं। अब मुझे लगा कि जितना रिलीफ शहबाज शरीफ ने इमरान खान को एग्जिट दे के दे दिया है, लॉटरी है। इमरान खान के लिए उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको अच्छे से केक भेजने चाहिए, भाई मेरी जान छुड़ा दी आपने। तो यही 6 महीने में सारा प्रेशर इन पे आ जाना है। इमरान की 3.5 साल की गवर्नेंस इस पे आ जानी है। ये मैं आपको सुने सुनाए, जो आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से मैंने सुना है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बड़ा डीपर है। उसमें आपको स्टेट क्राफ्ट बदलने की जरूरत है, आपको अपनी पूरी इकोनॉमी की रीथिंक करने की जरूरत है, आपको नौजवान को प्रोडक्टिव बनाने की जरूरत है, आपको एक्सपोर्ट की जरूरत है, आपको बिजली सस्ती करने की जरूरत है, कल्चरल चेंजेस की जरूरत है। वो ना आपके कैपेसिटी है ना थिंकिंग है। तो ये एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, जब आ जाते हैं तो सारा फायदा दूसरा ले लेते हैं। सही, बिल्कुल। अमीर अब्बास, 18 अरब डॉलर की बजट बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी और कहा यह जा रहा है कि 12 से 13 अरब डॉलर बहुत जल्द हमें कर्जे की शक्ल में उतारना है, डेट रिटर्नी है। और मियां शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टर की बातें आपको सुना दी,
तो ये और IMF के साथ भी आज हमें पता चला है कि जी राब्ते करने की कोशिश की जा रही है कि वेवर लिए जाएं जो कुछ अभी हुआ है उस पर। और अब तो आपको क्या लगता है कि ये आसान टास्क होगा मौजूदा हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पे जब आइडियोलॉजीज काफ़ी डिफरेंट बैठी हुई हैं गवर्नमेंट में? मुझे इजाजत है तो मैं DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक कमेंट कर दूं। देखिए, DG ISPR ने जो कुछ फरमाया है, अब अगर किसी को तसल्ली नहीं हो रही PTI में से और वो चाहते हैं कि मजीद तसल्ली करवानी है, तो फिर अमीर सिर्फ अब्बास, यही वो कहना मेजर जनरल बाबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी हम जाएंगे, लेकिन अभी अगर आप इस पे कमेंट कर दें, क्योंकि वो अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट उसी पे करेंगे हम। चले जी जी, ठीक है। अच्छा देखिए, इकोनॉमी के हवाले से बड़ा इस वक्त हिमालय खड़ा है शहबाज शरीफ साहब के सामने। एक तो ये कि IMF के साथ जो आपकी डील है वो इस बात से मशरूत है कि आप सब्सिडीज खत्म करेंगे, आप लोगों को ये जो रिलीफ देते हैं, बिजली में सब्सिडी, पेट्रोल में सब्सिडी, आटे में सब्सिडी, इस किस्म की सब्सिडीज को आप रिड्यूस करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे। अभी इमरान खान साहब ने, आपने देखा कि जब लॉन्ग मार्च शुरू किया बिलावल साहब ने, तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम की, बल्कि वो कहा कि जून तक हम इसको नहीं बढ़ने देंगे। इसी दौरान जब रशियन यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ी, फिर आपका डॉलर 190 191 रुपए तक चला गया। तो अब वो जो बर्डन है तकरीबन 40 से 50 रुपए पर लीटर, वो अभी तक तो इमरान खान साहब को चूंकि नजर आ रहा था कि उनकी हुकूमत शायद चली जाए, उन्होंने उसको होल्ड करके रखा हुआ था। अब वो सारा नजला गिरेगा शहबाज शरीफ के ऊपर। इसी तरह से उन्होंने बिजली भी 5 रुपए सस्ती की थी, वो नजला भी गिरेगा शहबाज शरीफ के ऊपर। अब अगर आपने IMF के पास जाना है और IMF की सर्टिफिकेशन लेनी है कि आपकी इकोनॉमी चल रही है, क्योंकि IMF ही के साथ मशरूत है कि आप दुनिया में और जिसके पास जाएंगे पैसा मांगने के लिए, हत्ता कि अगर आप अपने दोस्तों के पास भी जाते हैं, आप सऊदी अरब के पास जाते हैं, आप UAE के पास जाते हैं, वो भी आपकी फाइनेंशियल आउटलुक को देखेंगे कि वो क्या है, क्या वो स्टेबल है या नहीं है। तो अब आपको ये सारा कुछ रिवर्स करना पड़ेगा। अब जब ये महंगाई का एक फिर से तूफान आएगा, तो वहां पे फिर इमरान खान साहब कहेंगे ले, अब ले मजा। ये कहते थे कि जी इमरान खान अपनी जेब अपनी तरफ से बढ़ाता है, कीमतें जो है वो बढ़ाता है और इमरान खान पे दबाव नहीं है, ये झूठ बोलता है, तो अब ये क्यों बढ़ा रहे हैं। तो ये एक इसी तरह का बयानिया चलता रहेगा दोनों जमातों के दरमियान। वो अपने मौकिफ को डिफेंड करेंगे, ये अपने मौकिफ को डिफेंड करेंगे। लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ ही अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं, तो लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आज जो एनर्जी कमेटी है उसकी मीटिंग बुलाई, उसमें ये बात रिवील की गई कि पिछले 1.5 साल से तकरीबन 18 ऐसे पावर प्लांट्स हैं कि जिनमें से कुछ को तो फ्यूल ही नहीं सप्लाई किया जा रहा, वो बंद पड़े हुए हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से बंद पड़े हुए हैं, किसी के बेल्ट खराब है, किसी का कील खराब है, किसी का पुर्जा खराब है और उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, वो चले। इसी वजह से लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई है दोबारा से। तो अब ये सारा प्रेशर उनके ऊपर है, सारा प्रेशर आएगा। बिल्कुल, वेरी राइट अमीर अब्बास। मैं क्विक कमेंट राना मुबशिर, ब्रेक पे जाने से पहले आपने सबकी बातें भी सुन ली, अब IMF के पास भी जाना है। इमरान खान साहब का ये कहना था कि रेवेन्यू इतना जनरेट हमने किया कि जिसकी वजह से हम ये सब्सिडीज दे सकें, रिलीफ दे सकें। तो चीज़ें तो बहुत पिछले नवंबर दिसंबर से क्लियर थी कि जी बिजली का क्राइसिस, गैस का क्राइसिस आएगा। मियां शहबाज शरीफ साहब के पास क्या ऑप्शंस क्या होंगी? उन्होंने कहा है कि जिस तरह कहा कि मैं खादिम पाकिस्तान हूँ, आवाम का दर्द मेरे सीने में है, लेकिन रियलिटीज़ भी उन्होंने बता दी। देखिए, एक चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है, इसको बिल्कुल इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है। चाहे मियां शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे इमरान खान साहब थे, होता ये है कि आप एक चीज़ को पकड़ते हैं तो दूसरी चीज़ निकल जाती है हाथ से। सो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है व्हेन इट कम्स टू इकॉनमी। ठीक है, मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी करेंगे, ट्राई करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो सारी दुनिया जानती है कि जनाब ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बट देन अगेन व्हेन इट कम्स टू इकॉनमी, उसके लिए अगर कहा जाए कि वो मैनेज कर सकेंगे चीज़ों को इमीडिएटली, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल। नैब का भी उन्होंने जिक्र किया कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का उन्होंने इजलास बुलाया। और आपके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त इशू ये है कि जितने ब्यूरोक्रेट्स ने उनको प्रेजेंटेशंस दी हैं पिछले 72 घंटों में शहबाज शरीफ साहब को, सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ये कहते हैं जनाब कि हम उनसे पूछा गया कि जनाब आपने फ़लाँ चीज़ क्यों नहीं खरीदी, $3-4 की अगर आपको गैस मिल रही थी, LNG मिल रही थी या वट एवर, तो आपने क्यों नहीं डिसीजन लिया।
और उसमें डिसीजन ले सकते थे आप। उन्होंने कहा जी हम डिसीजन इसलिए नहीं ले सकते कि हमें डर था कि नैब हमें ना उसमें ऑब्जेक्ट करे और नैब की पेशियाँ हम नहीं भुगत सकते। सो बेसिक कंसर्न ये है कि कोई भी बंदा, कोई भी ब्यूरोक्रेट इसलिए रिलेक्टेड रहा है, और अगर इसी तरह काम चलता रहा, नैब इसी तरह रही और इसी तरह इख्तियारात के साथ रही, तो आई डोंट थिंक सो द ब्यूरोक्रेसी इज गोइंग टू वर्क। बिल्कुल इसी मीटिंग के जो जिसका आप हवाला दे रहे हैं उसमें एक ब्यूरोक्रेट ने ये भी कहा कि जी हम अपनी पेंशन्स को नैब के केसेस के हवाले से वकीलों पर नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कल हमारे ऊपर नैब के केसेस बनते। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, चैलेंज भी है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुद माना कि यकीनन हमें देखना है कि नैब को अब हमने किस तरह आगे लेकर चलना है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। एक साइफर लेटर से कहानी शुरू हुई नाज़रीन, और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी चेयर की प्राइम मिनिस्टर ने, और आज अस्करी क़यादत का क्या मौक़िफ़ है उस मीटिंग के हवाले से और उस नोट के हवाले से, ये सुन लें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया गया, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ और DGI-SI भी शामिल थे। वो मौक़िफ़ उस मीटिंग में भरपूर तरीके से दे दिया गया, और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ। जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया को आप अगर देखें तो वो वाज़ेह तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया उस एलामिया में इंक्लूडेड है। जो अल्फाज उस एलामिया में हैं वो आपके सामने हैं। जहाँ तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ताल्लुक है, वो दिन रात ऐसी थ्रेट्स और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज के अगेंस्ट जो करना है और उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान को के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे, और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। सो वो जो इनपुट है वो दे दी गई है। जैसे मैंने कहा, एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं अगर उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। दूसरी बात, इस इनपुट को अगर डी क्लासीफाई करना है, बिकॉज इस कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डी क्लासीफाई कर सकती है। अभी एक रोज़ पहले गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, और उसमें अगर उसमें बुलाई जाती है मीटिंग मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, उसमें भी जाके वही इनपुट अब भी दे देंगे, क्योंकि जब वो इनपुट दी गई और उससे अब तक कोई तब्दीली नहीं है। रहनुमा बशीर साहब, कोई तब्दीली नहीं होगी, ये है अलामिया उसका। द कमेटी एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न एट कम्युनिकेशन टर्मिंग द लैंग्वेज यूज्ड बाय द फॉरेन ऑफिशियल एज अनडिप्लोमेटिक, कंक्लूडेड दैट द कम्युनिकेशन अमाउंटेड टू ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान बाय द कंट्री इन क्वेश्चन व्हिच वाज अनएक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांस। तो मीर साहब देखें, इशू ये है कि जो कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, जो भी डिप्लोमेट्स के दरमियान होती है, जहाँ पे भी कोई पाकिस्तान का एम्बेसडर या किसी भी मुल्क का एम्बेसडर हो, चाहे यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसडर हो या वहाँ पे पाकिस्तान का, अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर हो, जो भी इंटरेक्शंस होती हैं, चाहे हैप्पी आवर्स में हो, चाहे डिनर पे हो, चाहे लंच पे हो, या ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी हो, जैसे भी हो, उसकी पल्स जो होती है उस कंट्री की उसने वापस भेजनी होती है अपने मुल्क में, अपने होम कंट्री में। ठीक है जी। नाउ द इशू इज़ कि ये जो असद मजीद साहब ने जो चीज़ें भेजी, बड़ा अच्छा स्टेप है। असद मजीद साहब को बुलाया। आई मेट असद मजीद साहब इन वाशिंगटन DC लास्ट दिसंबर प्रॉबली, और मैंने उनके साथ मेरे ख्याल 2 घंटे उनके साथ बैठा रहा। टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह कोई थ्रेट कर सकता है कि आप इस तरह करेंगे तो इस तरह नहीं होगा और इस तरह होगा और ऐसे नहीं होगा। हाँ, कमेंट आप कर सकते हैं कि जैसे आप और मैं कमेंट कर सकते हैं, इस तरह डिप्लोमेट्स भी आपस में कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर ये थ्रेट आती है एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि अगर इफ दिस थ्रेट वुड हैव कम फ्रॉम बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको सीरियसली लिया जा सकता था, उसको एक इंटरफेरेंस कहा जा सकता था। नहीं तो इंटरफेरेंस तो कहा ना, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग। देखिए, एक मेरी गुजारिश ये है, मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं इसको। जो पल्स है वो आप ज़रूर देते हैं, ठीक है। पल्स से मुराद ये है कि कोई कमेंट जो है डिप्लोमेट वो ज़रूर देगा, मेरे डिप्लोमेट की यानी पाकिस्तानी डिप्लोमेट, बट उसको इन लिटरल सेंस नहीं लेना चाहिए। उसको आप मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है,
Okay. उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? जैसे हम लोग क्लिप होता है ना, कई दफा होता है हम क्लिप उठा के डाल देते हैं, हम कई लोग ऐसे, उसका बैकड्रॉप में क्या और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, व्हाट कॉन्टेक्स्ट में वो बात एज सच नहीं होती। फखरुर रहमान, क्या लगता है कि अब इट स्टैंड्स क्लैरिफाइड, कॉन्स्पिरेसी नहीं? देखें, इसके ये जितना भी एपिसोड है इसके 3 डायनामिक्स हैं जो कि 27 मार्च ऑनवर्ड जो है ना सामने आए हैं। एक है कॉन्स्पिरेसी, जो कि वो अमेरिकन डिप्लोमेट्स की जो मुलाकातें हैं और उसके हवाले से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर के पास थी, साबिक प्राइम मिनिस्टर के पास। उसके बाद ये 7 मार्च का मेमो है। अब ये मेमो जो है इसके अंदर जहाँ पे कोट एंड कोट 9 दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है और उसमें अकॉर्डिंग टू द एक्स प्राइम मिनिस्टर कि ये कहा गया कि अगर ये कामयाब हो जाता है तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा और वरना डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। चलें, ठीक है, दैट इज़ अ थ्रेट, ओके, धमकी। चलें, ठीक है ना। अब बात ये है कि जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे वो कह रहे थे कि मैं ये नहीं होने दूंगा किसी सूरत में, लेकिन हो गया। अब थ्रेट भी काम कर गई और कॉन्स्पिरेसी भी काम कर गई और जो रेजीम चेंज होनी थी वो भी हो गई है। अब जो ये बात आ रही है नए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होगा, ये होगा। आप उस वक्त की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उस और जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी उसमें शिरकत नहीं कर रहे थे, तो हाउ यू आर गोइंग टू नाउ एक्सपेक्ट कि जनाब अपोजिशन जो इस वक्त की है वो आके इसमें शिरकत करेगी? ये जो लेटर है या ये जो मेमो जो है इट स्टैंड्स ऑथेंटिक। उन्होंने तो पहले देखा हुआ है ना, उनकी लीडरशिप ने, उनके तो सबके सामने है ना। किनके? वो मैं ये जो इस वक्त ऑपोजिशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी क्योंकि ऑलरेडी मिलिट्री तीर कमान से निकल चुका हुआ है, आपका कहना है? बिल्कुल। अब तो इसके अगली स्टेज ये है कि हु वर द करेक्टर। तो जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मतलब जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और उसके सामने आनी चाहिए, आई थिंक द बेस्ट वुड बी कि जुडिशियल कमीशन को अपनी फाइंडिंग्स देने दे, बिकॉज़ और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब फिर बुलाएं, इजलास या पहले बुला लें। नहीं, वो क्योंकि अगर यही वो कह रहे हैं, डीजी आईएसपीआर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि दिस वुड बी द फाइनल, अगेन द सेम अलामिया वुड बी। देखिए, डीजी आईएसपीआर जो बात कर रहे हैं ना वो ऑथेंटिक है। लेट मी पुट इट दिस वे, क्योंकि डीजी आईएसपीआर जो खुद ऑन हिज ओन नहीं बोल रहे, बात नहीं करता, पीछे इंटेलिजेंस आउटफिट्स है, पीछे उन्होंने यही कहा कि हमारे पास उन्होंने डीजी आईएसपीआर ताहिर मलिक साहब, राइट, सही। ताहिर मलिक साहब, योर टेक सर, क्विकली। देखिए, मैं थोड़ी सी 1 मिनट ज्यादा लूंगा। मुझे ये अभी तक समझ नहीं आई, ये दुनिया की वहां स्टेट है, मैं तो शायद स्टेट की समझ ही नहीं कि स्टेट मशीनरी का क्या मतलब होता है। मैंने बताया आपको 7,000 अरब रुपए हम स्टेट मशीनरी पे खरीदते हैं कि हमें जज्बात से, डिस्कशन से बचाओ। हमें कोई बताए, आज तक मुझे नहीं पता लगा कि कायदे-ए-आज़म की नेचुरल डेथ हुई थी कि उनका ट्रीटमेंट पुअर हुआ है। मुझे किसी रियासती इदारे ने तफ्तीश करके नहीं बताया। अपना लियाकत अली मर्डर हुआ था कि नहीं, मर्डर किसने किया था, बेनजीर को किसने मारा, नवाज शरीफ को सऊदी अरब कौन ले गया, सऊदी अरब से कौन ले आया, वसीम अकरम जवारिया है कि नहीं है। 1 करोड़ कंट्रोवर्सीज है। तो जो दुनिया की रियासतें या माशरे टॉक शो से अपनी कंट्रोवर्सी डिस्कस करेगी तो हमारे पास तो ना इदारे हैं ना हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इस मुल्क के पास 73 एजेंसीज हैं जो प्राइम मिनिस्टर के मतहत होती है, और अगर उनका बजट निकाले फिर बंद कर दे उनको। एफडीआई किस लिए रखी है? तो मेरे ख्याल में ये डिस्कशन जो है ना, जब तक हम डिस्कस करते रहेंगे, इसका मतलब है हम राइट एंड रॉन्ग के चक्कर में नहीं है। सीधी सी बात है। इस पे ये एक नेशनल एक स्टेटमेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर एक्स है या जो है वो कह रहा है मेरे खिलाफ एक गैर मुल्की साजिश है, और ये जो पाकिस्तान की 12 पार्टियां इन्होंने बाहर से पैसा खाया। आप इसके आगे नहीं जा सकते जब तक आप एक साइंटिफिकली न्यूट्रल जवाब दें, सच है कि गलत है, क्योंकि दोनों में गलत है, या अपोजिशन गलत है या इमरान खान गलत है। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ का रियासती स्ट्रक्चर जो है, रियासती जो मशीनरी है वो हमें सच झूठ का फर्क ही नहीं करती। इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है, ज़मीर आपने करनी है। नहीं, बिल्कुल सही है। तो मतलब जो फाइनल आपका भी मतलब यही है कि एक बाकायदा इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन हो, इसको इन्वेस्टिगेट करे। असल बात ये है कि ये चीजें आप टॉक शो से नहीं डिस्कस करते, आप सोसाइटी को डिवाइड नहीं करते, आप साइंटिफिकली फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, और ये रियासती मशीनरी का काम होता है। ये फैक्ट्स है, ये सच है, फिर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फैक्ट्स कोई देता नहीं, सारी डिस्कशन होती रहती है। बिल्कुल, हमारे सामने तो बिल्कुल एग्जैक्ट मेमो तो नहीं है, वहाँ पे अभी तक पैसे का बुड्ढो जिंदा है। वेरी राइट, जिनके सामने जाए उनको उसकी डिटेल्स इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। अमीर अब्बास, योर टेक।
क्योंकि चीज़ें तो अगर वैसे की वैसी आनी है कि जी जो लामिया पहले आया था वही आना है, तो फिर इट्स मतलब एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल। देखिए जमीर साहब, अब जो कुछ DGISPR ने आज फरमाया उस पर किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं। इट्स वेरी क्लियर एंड वेरी अनएम्बिगुअस और वेरी कैंडिड स्टेटमेंट। अब आप सिर्फ ये चाहते हैं कि DGISPR एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो ये कहें कि इमरान खान साहब आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, आपके पल्ले कुछ नहीं है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अब सिर्फ ये सुनना बाकी रह गया। भाई वो जब ये कह रहे हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, नहीं, उन्होंने कहा इस अलामिये में कॉन्स्पिरेसी का वर्ड नहीं है। तो और एलामिया फखरुर किसके रहमान बारे कह में? रहे हैं कि नाइन टाइम्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वर्ड यूज हुआ है उस मरासले में। तो इसका मतलब है जो फखर साहब फरमा रहे हैं, इसका मतलब है DGISPR ने झूठ बोला। लेट्स कॉल स्पेड स्पेड ना भाई, सही। लेट्स कॉल फिर आप देखना दो हमारे सामने मौकिफ है, कोई इसमें वो मुश्किल नहीं, सादा सी बात है। एक शख्स बाहर निकल के कह रहा है कि भाई मेरा नाम लेकर कहा जा रहा है कि इसकी हुकूमत गिरा दो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बार बार नाम लिया जा रहा है। एक साहब कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नाम लिया गया है, ना इमरान खान का नाम लिया गया है, ना किसी कॉन्स्पिरेसी हैचिंग का जिक्र किया गया है। तो दोनों में से कोई एक सच्चा है ना, या फिर कहने के DGISPR झूठे हैं या कहेंगे इमरान खान झूठे। ये बैन वाली तो बात ही कोई नहीं है। अब मुदाखलत और मतलब जो साजिश में मियां शहबाज शरीफ साहब लगी हुई बुला है, रहे कैसे हैं किसी पार्लिमानी कमेटी बराए नेशनल सिक्योरिटी, उसमें असद मजीद साहब आएंगे तो चीजें ज्यादा वाजे हो जाएंगी ना, क्योंकि जिनके हाथ का लिखा हुआ आया है मरासला, वो जब खुद एक्सप्लेन कर देंगे तो थिंग्स वुड बी क्रिस्टल क्लियर। वेरी ट्रू। लेकिन ऑपोजिशन यानी इमरान खान साहब उससे सही। बाहर निकल गए। अब वो कहेंगे कि भाई मैं तो नहीं मानता, ये तो सारे JUI, पीपल्स पार्टी, BNP मैंगल, ये सारे बैठ के इन्होंने मेरे खिलाफ ऐसा सुना दिया। नहीं चलें, अच्छा, लेकिन अब क्योंकि आपके उन्होंने तो खुद देखा हुआ है ना, पहले प्राइम मिनिस्टर साबिक वजीर आजम ने वो मरासला पहले देखा हुआ है। चलें इस पर मजीद भी बात करते हैं, अभी सारा वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमीर अब्बास, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने यह भी कहा कि 3 ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था आर्मी चीफ और DGISI को, और उन्होंने कहा था कि आप दूसरी तरफ जाके रखें, और उन्होंने कहा एक ही उन्होंने ऑप्शन दी थी हमें कि जी मैं कहते हैं मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं और फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस करते हैं, और वो लेकर गए अपोजिशन के पास और उन्होंने कहा कि जी हमें ये मंजूर नहीं है, व्हाट वी हैव प्लान्ड, हम उसी के मुताबिक जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ज़बरदस्ती उनको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए बुलाया गया इमरान खान की तरफ से। अमीर अब्बास को आवाज नहीं जा रही। ताहिर मलिक साहब, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले भी, इसमें भी कंट्रोवर्सी है। खान साहब ने जो बात कही है वो अपोजिट है। जनरल साहब ने ये कहा है कि ये उधर से कहा गया है। मैं खान साहब का मैं इंटरव्यू जो उन्होंने अरशद शरीफ साहब को दिया उसमें क्या आई वाज ऑफर्ड, तो यहाँ पे भी वही मैं जो बार बार कह रहा हूँ, मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम अभी तक, मैं समझता हूँ कि हमारी हर चीज कंट्रोवर्सी का शिकार होती है और 360 पे होती है। हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा गहराई का मसला है कि हमें जब तक हम इस पोजीशन पे नहीं आते पॉलिटिकली के सच क्या है, फिर वही बात है। खान साहब ने कहा आई वाज ऑफर्ड, इधर से उन्होंने कहा है, तो हम मुझे बताएं एक कॉमन सिटीजन किधर जाए। जिस वजीर आजम ने ये बात कही है उसको सुप्रीम कोर्ट ने 62 कहा है कि ये सादुक लमीन है, सच बोलता है। एक तरफ मेरी फौज है पाकिस्तान में, अगर किसी पे कंसेंसस है कि ये सच बोलते हैं, क्रेडिबल लोग हैं, फौज है। अब मुझे बताएं सिटीजन किधर जाए। वजीर आजम को 62 दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब कंफ्यूजन बढ़ रही है। अमीर अब्बास अगर मुझे सुन सकते हैं तो क्विकली कमेंट कर दें प्लीज। जी देखिए, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है। देखिए जमीर साहब, बड़ा सादा सा इक्वेशन है। हमें आपके करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, हमें उनकी कंफ्यूजन दूर करना, यहाँ बैठ के मजीद लोगों को कंफ्यूज नहीं करना। सिंपल सी प्रोपोजिशन है। इमरान खान ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है और उस साजिश में नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी वाले मुलव्विस हैं और साजिश अमेरिका ने की है। सिंपल प्रोपोजिशन है। सही, ठीक है। फौज कह रही है कि भाई ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। चलें, आपने सॉरी मैं एक्चुअली थोड़ा सा आगे चला गया था। मैं ऑप्शंस के ऊपर बात कर रहा था जो प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ और DGISI को बुलाकर ऑप्शन डिस्कस की, जिसका उन्होंने भी आज भी क्लैरिफाई किया। फखरुर रहमान साहब, योर टेक ऑन इट। आपको याद होगा कि इसी सारी सूरत हाल को कैपिटलाइज करने के लिए अपोजिशन ने क्या कुछ बयानात नहीं दागे थे। अगर कोई सिंसेयर होता तो वो ब्लैक एंड वाइट सामने आते।
अब उस वक्त जब आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के पास गए और उसके बाद ये बात आई तो अपोजिशन ने क्रेडिट लेने की कोशिश की और प्राइम मिनिस्टर को डिफेम करने की कोशिश की कि जी ये तो हमसे महफूज रास्ता मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं और फलानी बात कर रहे हैं। बात ये है कि जब जहाँ पे फ़ौज कहती है कि जी हमें ड्रैग ना करें, और जब आपने ड्रैग कर लिया है तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था ना। वो जो मीटिंग हुई और उसके हवाले से जो एटलीस्ट कोई वीडियो या कोई पिक्चर जो थी ना वो सामने आती। रात के अंधेरे में जाके चीज़ें तय होती हैं और फिर उसी तरह से आपने देखा कि वो ऑप्शंस के ऊपर आया कि जी वो उन्होंने अपोजिशन ने उसको जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बात की, वी शुड बाय दैट, किस हवाले से? ऑप्शंस के हवाले से कि इमरान साहब ने बुलाया और उनकी जो एक ही ऑप्शन थी कि इस्तीफे दूंगा, असेंबलीज डिसॉल्व करूंगा। देखिए इधर यही तो कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो कहते हैं कि मैं उनके ऑप्शंस लेकर आया था, ये कहते हैं मैं इनके ऑप्शंस लेकर, तो मतलब यहीं पे फंसे चलें। वो राना मुबश्शिर, बात यह है कि एक दफ़ा एक आवाज़ आई थी कि न्यूट्रल मतलब है हम, और यही बाबर इफ्तिखार साहब कह चुके हैं कि हमें ड्रैग ना किया जाए पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल में जहाँ तक दो चीज़ें वेरी क्विकली आल से, एक तो जहाँ तक बात है ना जी, ये जो टेलीग्राम था जिसको टीजी बोलते हैं, जो आया था अमेरिका से, जो असद मजीद साहब ने भेजा था, उसमें जो बात डीजी आईएसपीआर कह रहे हैं, मेरे ख्याल में वी शुड बाय दैट। चलें, नंबर वन। नंबर टू, किसने किसको बुलाया था और किसने 3 ऑप्शंस दी थी, ठीक है, वो तो इमरान खान साहब भी इधर ही है और बाकी लोग भी इधर ही हैं। तो लेट्स सी, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन, वो किसी ना किसी वक्त सामने आ जाएंगे, वो भी सामने आ जाएंगे। आई थिंक अब वो चैप्टर क्लोज ही हो गया ना। He's right, वो चैप्टर क्लोज हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द चैलेंजेस आर कि आपने पाकिस्तान की मईशत को कैसे चले। बड़े चैलेंजेस इस वक्त नाज़रीन यही हैं कि मईशत को कैसे ठीक किया जाए, और जिस तरह आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हालात ज़्यादा ख़राब हैं और हमारी कोशिश है कि आवाम के ऊपर कम से कम बोझ पड़े, लेकिन उनकी बातों से ये लग रहा है कि थोड़ी सी आपको जो सीट बेल्ट्स हैं वो टाइट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी फौरी तौर पर IMF से भी शायद आपको वेवर नहीं मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।